वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। मेरा नाम है सुधीर कुमार और मैं लेकर के आया हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर क्लास 9th का। और मैं इस लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी और डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल। बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर एक सेल है वो किन किन चीज़ों से बनी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस। हर एक सेल में न्यूक्लियस कॉमन है। न्यूक्लियस का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबर 2, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट एक्वस पार्ट, ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन होगा, ठीक है, दैट इज साइटोप्लाज्म। इसके अलावा थर्ड, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे आपके अलग अलग निकनेम होते हैं, वैसे ही इसका भी निकनेम है। तो ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं हर एक सेल में। यहाँ पे मैं सेल वॉल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेल वॉल कॉमन नहीं होती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इसीलिए वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसी भी सेल का, ठीक है। बेसिक कंपोजिशन जो कि हर एक सेल में कॉमन है वो हम देख रहे हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म होगा जो कि एक्वस पार्ट होगा, और सेल मेम्ब्रेन होगा। ये 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी, मस्ट है, ठीक है। तो मान लो हम कोई सेल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने बाहर का ये जो स्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिक्विड पोर्शन होगा, एक्वस पोर्शन होगा, ठीक है। एक्वस पोर्शन जो फिल्ड होगा ये सेल मेम्ब्रेन जिससे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको मैं बोल दूंगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप के भी सेल हो सकते हैं, अलग अलग आकार के सेल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी में ही देखने वाले हैं कि कितने कितने अलग अलग शेप के सेल्स प्रेजेंट हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। जैसे सबसे पहले हम लोग अपनी नर्व सेल ही देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, उनका शेप अगर आप देखोगे तो कुछ आपको शेप उसकी इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। ब्रांची स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे बॉडी की नर्व सेल है। देख रहे हैं किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, कितना डिफरेंस स्ट्रक्चर है एक नॉर्मल बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल्स से, ठीक है। नर्व सेल हो गया। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो मसल्स आपकी स्पिंडल शेप की होती है, ये मसल सेल है। कितना अंतर है स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्पर्म सेल जो कि मेल गैमीट होता है, ठीक है। स्पर्म सेल आप अगर देखेंगे तो स्पर्म सेल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसमें स्पर्म सेल के पास में एक ऑर्गेनेली होता है जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्पर्म सेल देखिए कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर है स्पर्म सेल का,
है ना। इसी के अपोजिट आप फीमेल एग देखेंगे, है ना। ये एग है, एग सेल है जो कि फीमेल से और मिलता है, ठीक है। ये कैसा शेप का है, ये देखो तो स्पेरिकल शेप का आपको दिखाई दे रहा है ना। तो कितना सारा वेरिएशन है विद इन एन सिंगल ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में एक बोन सेल्स भी दिखाया गया है। तो बोन सेल में दिखाया गया है कि इसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग शेप के सेल्स प्रेजेंट हैं हमारी खुद की बॉडी में, दैट इज़ ह्यूमन बॉडी में। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल है। यहाँ पे हमने सेल वॉल को क्यों एक्सक्लूड किया है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है, तो वो बेसिक कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे नर्व सेल का शेप आप देख रहे हैं, मसल सेल का शेप, स्पर्म सेल को आप विजुलाइज कर सकते हैं, एग सेल स्पेरिकल है, बोन सेल का जो मेम्ब्रेन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसके अलावा जो फैट सेल्स होते हैं, है ना, फैट सेल्स, तो फैट सेल्स में क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में फैट भरा रहेगा, है ना, फैट डिपॉजिट रहेगा लार्ज अमाउंट में। और इस वजह से क्या होता है ना कि जो ये जो कॉर्नर में दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, तो ज़्यादा अमाउंट में फैट स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस एक साइड में खिसक गया, एक साइड में पेरिफेरी में जाके न्यूक्लियस चिपक गया और इस पूरे सेल में क्या हुआ, फैट का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें समझने से पहले ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। प्रो और कैरियोटिक, दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो प्लस कैरियन। इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट का ये मीनिंग होता है। तो हम थोड़ा सा एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में आपको सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आपको जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी एक, जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल की होगी, और सेल वॉल के इनर साइड में आपको एक लेयर और मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेकंड लेयर है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेकंड, सबसे बाहर सेल वॉल और उसके भीतर दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो इन्वेजिनेशन देख रहे हो ये क्या हुआ है, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट हो गई है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गई है किसके साइड, साइटोप्लाज्म के साइड, ठीक है। इनको हम लोग बोल देते हैं मीसोजोम्स। ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया का या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का, इसको मीसोजोम बोल देते हैं। ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, ये फ्लूइड पोर्शन को साइटोप्लाज्म ही बोलेंगे, इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और इसमें
आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब इसको मैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए होता है तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो मैं उसको डबल स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। दिस इज न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यही डीएनए है, यही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यही न्यूक्लियोइड है, और इसी को कहा बहुत लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, ठीक है। नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर सकता है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस अभी आप पढ़ेंगे उसमें प्रॉपरली जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल की बाहर से कोई पैकिंग नहीं होती है, कोई न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, नेकेड डीएनए पड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, और या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, है ना, कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली अब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एब्सेंट है, राइट। और इसमें साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि राइबोसोम्स नेसेसरी हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए, ठीक। कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, राइट। इंक्लूजन बॉडी क्या करती हैं, इनके पास में कुछ फूड मटेरियल रिजर्व होते हैं, ठीक है, फूड रिजर्व होते हैं ये, जो कि बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में या होस्टाइल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो, राइट। तो इतना ही एनफ है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जानने की ज़रूरत है आपके लेवल में, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियाइड है, नेकेड पड़ा है, राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है और जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लैजेला, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेटेड है, सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से, इसको फ्लैजेला कहते हैं। और फ्लैजेला का काम क्या है कि लोकोमोशन करना, लोकोमोशन कराएगा, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट कराएगा, बैक्टीरिया मूव कर पाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, फुदक के इधर कभी फुदक के उधर, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है। मैं थोड़ा सा एक लेवल अप ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कहीं ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके अलावा साइज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोन मीटर, ये इसका साइज़ होता है। इससे बड़े साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटे साइज़ के थोड़ा मुश्किल है ना, इससे छोटे साइज़ के नहीं होते हैं। ये मिनिमम साइज़ होता है बैक्टीरिया का 0.5 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो ये तो बात थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। और सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो
यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फ्लो चार्ट है, उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सेल वॉल और ईसीएम, ठीक है। और इस साइड में मैं लिखता हूं प्रोटोप्लास्ट। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को। अगर यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और अगर यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल है तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ईसीएम का फुल फॉर्म कहीं पे आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोटोप्लास्ट की तरफ आते हैं। अब इधर की स्टोरी फिनिश हो गई है, ठीक है। अब हम प्रोटोप्लास्ट का डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, राइट। और इस साइटोप्लाज्म को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे सेल ऑर्गेनेली और साइटोसॉल में। फर्दर सेल ऑर्गेनेली को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहला होगा आपका डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन and finally that is non-membrane। ठीक है, इसके बारे में एग्जांपल लिख सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन में आपके चले आते हैं 3, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 हो गए आपके डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, राइट। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में आपको याद रखना है गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, राइट, और लाइसोसोम। नॉन मेम्ब्रेन में आपका आ जाएगा राइबोसोम्स या फिर सेंट्रोसोम, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, वहीं यूकैरियोटिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है अपना। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को हम पहले 2 पार्ट में ही डिवाइड कर दे रहे हैं। सेल वॉल अगर है तो वो प्लांट सेल होगा, अगर सेल वॉल नहीं है तो उसकी जगह पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जो कि एनिमल सेल कहा जाएगा। फिर प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल और ईसीएम को छोड़ के जितना सब कुछ है वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा प्रोटोप्लास्ट है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। प्रोटोप्लास्ट से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा बच्चा वो प्रोटोप्लाज्म बचेगा। और फिर प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दूं तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में
क्या क्या प्रेजेंट है, आपका सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और साइटोसॉल प्रेजेंट है। अब मैं साइटोसॉल को रिमूव कर देता हूँ। साइटोसॉल पूरा का पूरा ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब साइटोसॉल को मैं रिमूव कर दूं तो हमारे पास में निकल के आ जाएंगे प्यारी प्यारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सेल ऑर्गेनेलीज। और सेल ऑर्गेनेलीज भी 3 तरह की होती हैं। पहली होती हैं जिनके बाहर 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है उनके तरफ, ठीक है। उसमें आपका चलाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, दैट इज MNC, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेली होंगी उनके चारों तरफ केवल एक ही मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगी। और इसको याद करने का बहुत अच्छा शॉर्टकट है, दैट इज गर्ल, GERL। जी से गोल्गी बॉडी, ER और लाइसोसोम, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाकी जो बचे वो नॉन मेम्ब्रेन हो गए, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके राइबोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है और इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान बना लीजिए, फ्लो चार्ट कहीं पे बना लीजिए, कहीं तो अपने रूम में चिपका लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास में, और इसको माइंड में बनाए रखिए। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म बहुत कन्फ्यूज़न होता है, साइटोसॉल क्या डिफरेंस है चारों में, है ना। तो इस फ्लो चार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। प्लस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस एक फ्लो चार्ट में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और स्टडी करते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है।